एवापोरेशन देखते हैं. इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ फेज चेंज विच इज़ वेरी डिफरेंट दैन दी अदर्स. क्यों, ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड एवापोरेशन. तो कहीं ना वेपर वर्ड आ रहा है. वेपर मतलब वेपर में चेंज होना. कहां से चेंज करेगा? लिक्विड से. लिक्विड टू वेपर में चेंज हो रहा है. तो लिक्विड टू वेपर में तो वेपोराइजेशन भी होता था. इसमें डिफरेंस क्या है? वेपोराइजेशन या बॉइलिंग जिसको कहते हैं occurs at a fixed temperature. Evaporation can occur at any temperature. Basically, this occurs below boiling point. Boiling point क्या है? जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है. एवापोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है. कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है. ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हो सकता है. क्यों ऐसा हुआ? कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब लिक्विड है, अगर इस पार्टिकल को एनर्जी चाहिए ये लिक्विड से गैस में जाने के लिए, तो ये एनर्जी जो है, ये तो एनर्जी मिलना चाहिए ना इस पार्टिकल को, तभी तो छोड़ेगा. क्योंकि यहां पे तो वही हो रहा है. You have liquid this particle when it leaves the liquid and converts to vapor तभी तो जाके evaporate करेगा. बिल्कुल. इसका मतलब ये पार्टिकल छोड़ रहा है एक फिक्स टेम्परेचर पे, ये पार्टिकल उससे कम में ही छोड़ दे रहा है. कैसे कम में ही कैसे छूट जा रहा है? अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी देखा था. टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि इट इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना. टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो इसको छोड़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए. सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज लेके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर से. अगर एवरेज बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा. आपके क्लास में अगर एवरेज वेट सारे स्टूडेंट्स का मिला के 50 kg है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स का वेट 50 kg से कम भी है, कुछ स्टूडेंट्स का वेट 50 kg से ज़्यादा भी है. तो अगर मान लीजिए कि हम प्लॉट करें ऐसा, है ना, वेट इन kg प्लॉट कर रहे हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एकदम मान लीजिए यहाँ 10 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है. यहाँ बीच में आपका 50 है. तो कुछ लोगों का 10 होगा, कुछ लोगों का 20 होगा, मान लीजिए कुछ लोगों का 30 होगा, 40, 50, फिर कुछ लोगों का ऐसा ही होगा ना. मान लीजिए इस तरह का कर्व होता है ना. तो मैक्सिमम लोग आपका इस रेंज में है. मैक्सिमम लोग. कुछ लोग बहुत पतले हैं. अब 0 किसी का नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, बट उसी तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए ये आपका 30 है और ये मान लीजिए आपका 80 है. इस तरह से कुछ होगा. कुछ लोगों का बहुत वेट कम होगा, कुछ लोगों का बहुत वेट ज़्यादा होगा. एवरेज कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 50 kg आ रहा है. इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेम्परेचर में भी होता है, जो कि बहुत लोग नहीं समझते हैं. ये जो एनर्जी है ना, यही एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी फॉलो होगा इसी तरह का. तो एवरेज जो है
वो कहीं ना कहीं आपका मान लीजिए 25, ये 50 डिग्री पे है पानी, तो ये 50 डिग्री पे पानी का मतलब ये नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी उतना ही है। इसका मतलब है कि कुछ का कम भी है और कुछ का ज़्यादा भी है, कुछ का ज़्यादा भी है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, तो इसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में जा सकते हैं, बिकॉज वही तो है ना, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी है। तो कुछ का अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो तो अपना ये गठबंधन छोड़ा के आगे भाग सकता है ना लिक्विड से। तो यही होता है इवापोरेशन में। वेपोराइजेशन में क्या होता है ना कि मैक्सिमम का हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मैक्सिमम छोड़ा के भागने लगता है ना। एवापोरेशन में ना कुछ का होता है 100, लेकिन होता है। इसीलिए ये जो लिक्विड, ये जो पार्टिकल है, कुछ जो ऐसे पार्टिकल्स कुछ होंगे जो कि सरफेस के बीच में होंगे, जिनका हाई टेम्परेचर होगा, हाई एनर्जी होगा। अब अंदर में हाई एनर्जी रख के कुछ फायदा है नहीं। अंदर में अगर हाई एनर्जी है तो यहां से वो छूट नहीं पाएगा। बट एकदम सरफेस वाला तो कोई होगा ना जिसका हाई एनर्जी है, जो कि छुड़ा के भाग सकता है। वो जब छुड़ा के भागता है उसी चीज को एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है वेपोराइजेशन और एवापोरेशन। फिक्स टेम्परेचर पे इसीलिए नहीं होता है क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना। ये 50 पे भी हो सकता है। 50 डिग्री जब पूरे सिस्टम का 50 डिग्री है, कुछ का ज़्यादा है कुछ का कम है, पूरा सिस्टम का 70 होगा उसमें भी हो सकता है, पूरे सिस्टम 25 पे होगा तब भी हो सकता है, कम होगा। अब अगर पूरा सिस्टम ही मान लीजिए 25 पे है तो कम लोगों का होगा, लेकिन अगर पूरा सिस्टम अगर इतना टेम्परेचर पे तो और ज़्यादा का होने लगा। इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन तो बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर अगर बढ़ गया इसका मतलब एवापोरेशन बढ़ रहा है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टेंडेंसी होगा 100 डिग्री को क्रॉस करने का, वेपोराइजेशन वाले चीज को क्रॉस करने का। इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एवापोरेशन बढ़ता है। ठीक, ये समझ में आया। ओके, सेकेंड देखिए, अब सरफेस फेनोमेनॉन है ना, एवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनॉन। अब यहां पे अगर हम इस सरफेस को अगर हम लंबा कर दें तो ज्यादा पार्टिकल हो सकता है ना कि यहां से छूट जाए, यहां से छूट जाए, यहां से छूट जाए। अगर है ही नहीं उतना एक्सपोज्ड, तो एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे हैं तो छूटने का चांस ही नहीं है। बिकॉज ये वाला जो लिक्विड है ना इस गैस के साथ एक्सपोज होना चाहिए यहां, तब ना जाके छूटेगा। अगर हम छोटा कर दिए तब इतना छोटा में से कितने का ही होगा, इससे तो कम ही होगा। इसका मतलब एक्सपोज्ड सरफेस एरिया पे भी एवापोरेशन डिपेंडेंट हो रहा है। तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ये एक और बात समझ में आया। ठीक, अच्छा तीसरा देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपका ये यहां पे पार्टिकल कूद के वहां पहुंच गया, वेपर में पहुंचा, यहां पे और है, यहां पे और है, यहां पे और है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होता है कि सिर्फ इधर से इधर नहीं जाता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सिर्फ लिक्विड से वेपर में नहीं जाता है चीज, वेपर से भी लिक्विड में आता है ना। दिस इज अ टू वे स्ट्रीट। अगर लिक्विड से वेपर ज्यादा हो गया तो नेट एवापोरेशन होगा। अगर यहां से अगर ज्यादा आने लगा तो नहीं हो पाएगा। अगर 10 मॉलिक्यूल छूटा और 10 मॉलिक्यूल आ गया तो एवापोरेशन, नेट एवापोरेशन कुछ हुआ ही नहीं। यहां से अगर 50 मॉलिक्यूल छूटा और 5 घुसा, नेट एवापोरेशन हो रहा है ना 45 का।
तो यहां पे आप देखिए, अगर यहां पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या करेगा, वो तो ज्यादा आने का कोशिश करेगा ना। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होने का क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी जो होती है एटमॉस्फेयर की वही ना ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि मान लो कि जितना वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, उतना ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो जाएगा, उतना ही तो चांस है कि ये वाला मॉलिक्यूल अंदर आए। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है तो नेट एवापोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी अगर कम है तब जाके एवापोरेशन बढ़ेगा। कम ह्यूमिडिटी है मतलब क्या, यहाँ पे कम पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के, कम ह्यूमिड है, तब ना जाके नेट इवापोरेशन ज़्यादा हो पाएगा, है ना। आने का तो कोशिश दोनों इधर से होगा ही, बट अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। ठीक, ये एक बात हुआ। अब देखिए चौथा क्या है कि किसी तरह अगर मान लीजिए ह्यूमिड है, अगर हम यहाँ पे इसको किसी तरह हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, कैसे हटा सकते, फूंक मार देंगे या हवा चला देंगे, विंड क्या करेगा, विंड इसी एयर मॉलिक्यूल सबको यहां से दूर लेके जाएगा। तो नियर बाय विसिनिटी में ह्यूमिडिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर विंड चल रहा है ज्यादा तो भी आपका विंड अगर चल रहा है तो भी एवापोरेशन, नेट एवापोरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से नेट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं, तो वो निकल रहे हैं, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ रहा है। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आ पा रहे हैं, यहाँ पे तो आ ही नहीं पा रहा है। तो कितना भी एनर्जेटिक हो, यहाँ पे अगर आ ही नहीं पा रहा तो जाएगा ही नहीं। सरफेस एरिया बढ़ाने से भी एवापोरेशन बढ़ गया। ह्यूमिडिटी अगर कम कर दिया, ह्यूमिडिटी है ही नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वापस लौटने का तो ये रास्ता बंद हो गया, कम हो गया, तो नेट एवापोरेशन ज़्यादा हो गया। विंड हवा मार दिए, अगर ये सब पार्टिकल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम हटा देते हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा चांसेस है कि नेट एवापोरेशन हो। तो विंड के वजह से भी आपका, विंड अगर बढ़ जाता है तो भी आपका एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यही 4 चीज़ है जिसके ऊपर एवापोरेशन डिपेंड कर रहा है, यही 4 फैक्टर है ना। अब यही 4 फैक्टर को यूज़ करते हुए हम लोगों को अपने लाइफ में देखना होगा कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि ये सब चीज़ों को यूज़ करके एवापोरेशन बढ़ा सकते हैं। एवापोरेशन ब्रिंग्स इन अ कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन के होने से कूल डाउन हो जाता है चीज़। क्यों भाई, इवापोरेशन होने से कूल क्यों हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो था वो यूज़ होके, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से, अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ छूट गया तो ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला निकल गया ना, अपना ज़्यादा टेम्परेचर वाला रिलीज हो गया। तो नेट यहाँ पे क्या हो गया, नेट कूलिंग हो गई। कहाँ से, और ये जो टेम्परेचर है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अगर है वहाँ पे, वो तो अपने सराउंडिंग से खींच लेगा ना हीट। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस बीकर को बोलेगा भाई तुम अपना हीट मेरे को दे दो ताकि हम निकल जाएं। तो अगर बीकर दे पाएगा उसको हीट तो दे देगा, नहीं दे पाएगा तो बैड लक, हार्ड लक, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई अगर ऐसा हो, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सराउंडिंग में है जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल को अपना हीट दे दे, तो ये जो कंटेनर है उसका तो हीट कम हो गया ना, उसका तो टेम्परेचर कम हो गया, तो इसीलिए तो वो कूल हो गया ना। जो इस वाटर मॉलिक्यूल को हीट देगा उसका हीट तो कम हो गया ना। हम किसी को 5 रुपया दिए, जिसका मतलब मेरे पास तो 5 रुपया कम हो गया ना। अगर ये इसको हीट दे दिया तो उसका हीट तो कम हो गया ना। तो इस पे क्या आ गया, कूलिंग इफेक्ट आया। तो यही होगा घड़ा में, मटका में, पानी वाला जो मटका सब नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि पानी वाला मटका कांच वाले मटके से ज़्यादा
कूल इसीलिए होगा बिकॉज इसमें ज़्यादा एवापोरेशन पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना छेद 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 होता है, इट्स पोरस, दिस थिंग इज पोरस, so water can evaporate from here. So when water is evaporating from here, what is happening? The water is taking the heat from the other water molecules. ये वाला जो water molecule है, this is taking the heat from the other water molecules. कोई water molecule अंदर है, इसको heat दिया, ये वो heat लेके evaporate कर गया। evaporate इसीलिए कर पाया because this was porous. This was porous. बिकॉज दिस वॉज अर्दन पॉट, मिट्टी का था, इसीलिए ये इस वाटर मॉलिक्यूल को तो ठंडा कर दिया ना। अब यही वाला चीज़ मान लीजिए हर जगह में हो रहा है इस अर्दन पॉट में। तो अर्दन पॉट के कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि पानी के जो मिट्टी के घड़े के साइड में है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर के वाटर मॉलिक्यूल से पानी हीट खींच के एवापोरेट हो जा रहे हैं। अंदर में मान लीजिए 10,000 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, विच इज़ अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेट, बट लेट्स थिंक इट लाइक दैट। इस 10,000 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल्स एवापोरेट कर रहे हैं, तो वो 10 मॉलिक्यूल्स उस 10,000 में से जो बाकी बच गए 9,990, उसमें से हीट लेके एवापोरेट कर गए। तो ये 9,990 को तो ठंडा कर दिया ना, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट आता है अर्दन पॉट में। सेम जब अब पसीना होता है, परस्पायर, जब स्वेट होता है, तो क्या होता है? स्वेट आया, स्वेट इज अ थर्मो रेगुलेटर, बॉडी का थर्मो रेगुलेटर है। क्या होता है कि बॉडी, आप जब बहुत काम करने लगेंगे, आपका अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी होम्योस्टैसिस में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी को अपना टेम्परेचर कम करना पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर कैसे कम करेगा? बॉडी स्वेट करने लगता है इन एंटिसिपेशन कि स्वेट करने के वजह से जो स्वेट आपका बॉडी से एवापोरेट करेगा वो कूलिंग इफेक्ट लाएगा, इसीलिए बॉडी स्वेट करती है। बॉडी स्वेट और किसी चीज़ की वजह से नहीं करती है। आप बॉडी को गर्म कर दिए हैं, बॉडी ठंडा होना चाहता है बिकॉज बॉडी को पसंद नहीं है ज़्यादा गर्म हो जाना, उसको ठंडा होना है। कैसे ठंडा होगा? स्वेट करेगा। इन एंटिसिपेशन दैट स्वेट will get evaporated and that evaporation will cool down the body. How? Because अगर कोई पानी यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको evaporate करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? From the body. The body will give its own energy to the water molecule so that the water molecule evaporates. Therefore, evaporation will cool down the body. That is the whole idea. ठीक है, तो ये हुआ why we sweat, why do we use earthen pots। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हुआ। फिर फैन क्यों चलाते हैं? फैन चलाने से ठंडा क्यों लगता है या कभी कभी नहीं लगता है? दोनों चीज़ समझिए। आप पसीना में तरबतर होकर कहीं से आए हैं, फैन के नीचे खड़े हैं, क्यों ठंडा लगता है? ठंडा इसीलिए लगता है विंड की वजह से। जो विंड है वो आपका यहाँ से जो आपके बॉडी से स्वेटिंग होना चाहता है, स्वेटिंग हुआ, एवापोरेट होना चाहता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है तो एवापोरेशन नहीं हो पा रहा है। विंड फैन चलाने के वजह से ये वाला जो विंड है ये वहाँ से ब्लो हो गया, फूक मार दिया, हट गया, अब उसको स्पेस मिल गया एवापोरेट होने का, तो एवापोरेट हुआ तो कूल डाउन हुआ। इसीलिए फैन के वजह से विंड बढ़ता है, विंड बढ़ा तो बॉडी कूल डाउन हो गई। बहुत जब गर्मी होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, खड़गपुर में बहुत ह्यूमिडिटी होती थी, कलकत्ता, खड़गपुर, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, 98-99% ह्यूमिडिटी। वहाँ पे क्या होता है ना, कितना भी फ़ैन के नीचे बैठिए आराम नहीं होता है। आप लोगों में से किसी को कोई ऐसी जगह में रहते होंगे जब इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि कितना भी फ़ैन चला लें कुछ आराम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आप फैन चला रहे हैं लेकिन द एयर विच इज़ रिप्लेसिंग दिस एयर इज ऑल्सो वेरी ह्यूमिड, सो इट इज़ नॉट फैसिलिटेटिंग द evaporation that it should have, because ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी था, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, हवा बहा भी दिए तब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना। इसीलिए फ़ैन वगैरह बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाने पे काम नहीं करता है, कूलर वगैरह।
तो कूलर जो अब बहुत कोई कूलर, अब गर्मी का सीज़न आएगा तो पूरा कूलर बिकने लगेगा। क्यों? बिकॉज वही बात है कि कूलर आपको फ़ैन भी देता है और थोड़ा थोड़ा पानी भी फेंकता है। तो अब मान लीजिए आप ऐसे जगह में हैं जहाँ आपका बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, उस ह्यूमिड क्लाइमेट में और विंड के साथ पानी दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा। बट अब बहुत ड्राई जगह में है जहाँ पे आपका बॉडी स्वेट ही नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे हम आपको विंड भी दिए और थोड़ा वाटर भी दिए, तो आपका बॉडी में वाटर पहुँचा, विंड भी है वाटर भी है, तो वो वाटर जो आपके बॉडी में आया वो इवापोरेट करने का कोशिश करेगा। वो जो इवापोरेट करेगा तो आपको ठंडा लगेगा। इसीलिए जो डेजर्ट कूलर्स सब जो होते हैं वो एक्चुअली लो ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर कंडीशन पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन पे ये इवापोरेशन फेल हो जाता है, इसीलिए कूलर्स भी फेल हो जाते हैं, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, लाइक इवापोरेशन is very important. All these kind of things are affecting. Understand why these things are affecting. Evaporation as a process को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि even though the average is 50 degree Celsius, there are still molecules which are reaching this 100 degree Celsius mark जो कि remove कर देगा, ठीक है। So I hope this made sense to you guys. NCERT में एक छोटा सा लास्ट में एक ब्लॉक में फोर्थ फेज ऑफ मैटर, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ये सब दिया गया है। इट्स जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि प्लाज्मा को आप ऐसे समझिए कि फायर ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, सो इट्स आयोनाइज्ड gases and ions and all these kind of things, so that makes plasma. Bose Einstein condensates, ठीक है, ये सब नाम जान के रखिए। This is not going to like affect you until you are in universities. So 11-12 maybe we'll just JEE foundation में we'll just hint on those kind of things, plasma and Bose Einstein condensates. These are fourth and the fifth state of matter, very complicated things. Even I don't understand them very deeply, so I will not discuss them here. When time and the place comes, we will try and discuss it in more detail, but not here. So this in here concludes the first chapter of CBSE class 9 matter in an environment. So I hope that you guys liked the chapter, and we'll encourage you to go through the assignments. आप assignments बनाइए, assignments देखिए, वहाँ पे doubt आपको होगा, we'll clear those doubts in the future videos. Okay, all right, all the best.